हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? हैप्पी? तो टुडेज आवर टॉपिक इज डबल एंट्री सिस्टम। तो हम डबल एंट्री सिस्टम का स्टेजेस करेंगे। तो टॉपिक है हमारा स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। There are three stages of double entry system. Double entry system is a systematic and complete system of recording the transaction, both the aspect debit side and credit side. और मैंने बताया था कि डबल एंट्री सिस्टम जो हमारा अकाउंटिंग का बेस है, यहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम देखते हैं कि कितनी स्टेजेस हैं, हाउ मेनी स्टेजेस। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। फर्स्ट स्टेज है हमारा ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेजेस। ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। अब बेटा ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज में हम सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम ओरिजिन बुक जो कि हमारी जर्नल है में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज है उसमें क्या करना है, उसमें हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है इन द फर्स्ट बुक। और वो हमारी फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में रिकॉर्ड करना है। और वो हमारी फर्स्ट बुक है बेटा जर्नल। जर्नल तो जर्नल ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री की बुक है। अगर बिजनेस स्मॉल है तो एक दिन में ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे केवल एक ही ओरिजिनल बुक लिख रखी जाती है, वो हमारी जर्नल होती है। एक पर्सन इसे बनाता है, सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड डे वाइज करता है, डेट वाइज आएगा। ठीक है, इन्हें क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में रखा जाता है। तो डेट वाइज हम जर्नल में ट्रांजैक्शन कर लेते हैं अगर बिजनेस स्मॉल है तब। स्मॉल बिजनेस क्योंकि लिमिटेड ट्रांजैक्शन होते हैं और लिमिटेड ट्रांजैक्शन एक व्यक्ति के द्वारा इजीली जर्नल बुक में रखे जाते हैं। लेकिन अगर हमारा बिजनेस लार्ज है, अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है, तो अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो बेटा यहाँ पे तो बहुत सारे ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन ए डे, और इतने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड बाय वन पर्सन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अब क्या किया जाएगा, और इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड इन ओनली सिंगल बुक। अगर हम सिंगल बुक में इतने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे तो ये बहुत लेंथी बुक हो जाएगी और इससे निष्कर्ष निकालना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उस सिचुएशन में हम एक जर्नल को, जर्नल के जो हम कहते हैं डिवीजन ऑफ जर्नल, डिवाइड कर देते हैं जर्नल को। एक जर्नल की जगह हम एक से ज़्यादा बुक्स रखेंगे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल जिसे हम कहते हैं, या हम इन्हें कहते हैं सब्सिडरीज बुक, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, अगर बिजनेस लार्ज है तो एक बुक की जगह अब हमें एक से ज़्यादा बुक रखनी है, और वो एक से ज़्यादा बुक होती है सब डिवीजन ऑफ जर्नल। अब हमें जर्नल को सब डिवाइड कर देना है, एक से ज़्यादा बुक रखनी है। इन बुक्स को हम सब्सिडरी बुक्स भी बोलते हैं। सब्सिडरी बुक्स में क्या क्या आएगा, पहले भी आपको बताया है क्या क्या आता है। परचेज बुक, परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल बुक, सेल बुक में कौन से गुड्स पर रिकॉर्ड होंगे, कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। दोनों की रिटर्न आ जाएगी। परचेज रिटर्न बुक, परचेज किया हुआ अगर गुड्स हम वापस कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न बुक में लिखेंगे। इसी तरह अगर सेल हमने कर दिया है, कस्टमर ने हमें वापस लौटा रहे हैं, तो वही सेल रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए होगा। एक जो मेन बुक है वो हमारी कैश बुक है, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है सारे कैश बुक में आ जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद हमारा जो इन बुक्स में नहीं आता उसके लिए हम एक और बुक रख लेते हैं। जर्नल प्रॉपर में वो सारे ट्रांजेक्शन आएंगे जो अदर सब्सिडरी बुक्स में ना आए। इसका मतलब जो रिमेनिंग ट्रांजेक्शन है वो सारे जर्नल प्रॉपर में आएंगे, ठीक है। तो एक जर्नल बुक की जगह हमने कितनी सारी बुक रखी, पहले हमारे बीआर और बीपी बुक भी थी, लेकिन अब सिलेबस में आपके बस यही बुक है, ठीक है। तो परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, कैश बुक, परचेज जर्नल प्रॉपर, ये हमारी सब्सिडरी बुक्स हैं। अगर बिजनेस लार्ज स्केल का है तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड इन ए सिंगल बुक एंड रिकॉर्डेड बाय ए सिंगल पर्सन। तो हम एक बुक की जगह अपनी ये सारी बुक रख लेते हैं। अब ये बिजनेस पे डिपेंड करता है, बिजनेस के नेचर पे, कि इन 6 बुक्स में से हम अपने बिजनेस में 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 6 की 6 भी रख सकते हैं। ये डिपेंड ऑन द बिजनेस नेचर, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेज डबल एंट्री सिस्टम का, ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। तो भाई फर्स्ट बुक जर्नल होती है, स्मॉल बिजनेस है जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे, अगर लार्ज बिजनेस है तो सब्सिडरी बुक्स रख लेंगे। तो फर्स्ट हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो है हमारी क्लासिफिकेशन स्टेज। जो सेकंड स्टेज है क्लासिफिकेशन स्टेज। सेकेंड स्टेज क्लासिफिकेशन स्टेज है। क्लासिफिकेशन में हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। क्या नाम है बुक का? लेजर। लेजर में सभी के सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, सभी के अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं लेजर में। जो भी हमने जर्नल में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया है उसके बाद जर्नल से हम सभी के सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उस बुक को हम लेजर कहते हैं। लेजर बुक में सभी के सेपरेट अकाउंट हमें बनाने हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, सभी के सेपरेट, ठीक है। लेजर वो बुक होती है जहाँ पे सिमिलर नेचर के जितने भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, और वो वन प्लेस हमारा अकाउंट कहलाता है। अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म हम ऐसे लिखते हैं, ये हमारा अकाउंट कहलाता है। अकाउंट हमारा टी फॉर्म में होता है, ये परफॉर्मा होता है आपका अकाउंट का, ठीक है। ये डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। ये पार्टिकुलर, ये अमाउंट, फिर से पार्टिकुलर, ये तो डेबिट साइड का हो गया, सेम क्रेडिट साइड का हो जाएगा, पार्टिकुलर अमाउंट। ये हमारा अकाउंट का परफॉर्मा है। किसी का भी अकाउंट बनाओ यही परफॉर्मा बना रहेगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन स्टेज में हम लेजर बुक तैयार करते हैं। लेजर बुक में हम सभी के सेपरेट अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से हमें सभी के बैलेंसेस पता चल जाएगा। लेजर अकाउंट से सेपरेट अकाउंट बनाने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी है, टोटल रेंट कितना है, टोटल परचेजेस कितनी है, टोटल सेल्स कितनी हुई है, ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी है, टोटल ड्रॉइंग्स कितने हैं। तो बैलेंसेस हमें लेजर बुक से पता चल जाते हैं। अगर हम जर्नल रख रहे हैं तो सारे ट्रांजैक्शन जर्नल से लेजर में जाएंगे। अगर हम सब्सिडरी बुक्स रख रहे हैं तो सब्सिडरी बुक से हम लेजर प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेज है समरी। समरी स्टेज। आफ्टर प्रिपेयरिंग द लेजर्स, आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, we maintain trial balance, ट्रायल बैलेंस के 2 साइड होते हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, ठीक है। ट्रायल बैलेंस हम किस लिए बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल
एक्यूरेसी मीन्स जो भी हमारी कैलकुलेशन है, जो भी हमने ऐड किया है, सब्ट्रैक्ट किया है, बैलेंस निकाला है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन हमने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, उसको चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और ये दोनों इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो इसका मतलब जो भी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इज प्रूव। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हमें पहले ही मिल जाती है तो हमने उसको ठीक कर लेना है, और हमारा डेबिट अमाउंट क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है ताकि हम अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का पता लगा सकें। ट्रायल बैलेंस किसके बेस पे बनाया जाएगा? लेजर के बेस से। लेजर में हमने जो बैलेंस निकाले हैं, जिनका डेबिट बैलेंस आया है ट्रायल बैलेंस की डेबिट में डाल देंगे, और जिनका क्रेडिट बैलेंस आया है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में। ठीक है, सारे के सारे बैलेंस ट्रायल बैलेंस में हमें ट्रांसफर कर देने हैं। अब जब हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, इक्वल आ जाता है, उसके बाद हम बनाएंगे भाई फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट याद है? फाइनल अकाउंट कौन कौन से हैं? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले कौन सा अकाउंट बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकंड वन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड बैलेंस शीट। ये है हमारे फाइनल अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंडली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्डली बैलेंस शीट। अब देखिए बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल और परचेज, गुड्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालेंगे। यहाँ से हमारा निकल के आता है, जो रिजल्ट निकल के आता है वो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आता है। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो भाई ग्रोस लॉस आ जाएगा। ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद जो ग्रोस प्रॉफिट और लॉस आया उससे हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले हमें ग्रोस प्रॉफिट और लॉस लिख देना है। उसके बाद हम अदर इनकम और एक्सपेंसेस लिखेंगे। इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम तो सभी इसी में आएंगी। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से हमें क्या पता चलता है? प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता है, और नेट लॉस या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या पता चला? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। उसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट सभी बच्चों को आती है, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने बनाई है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं हम? अकाउंटिंग इक्वेशन के वो तीनों पॉइंट, एसेट, कैपिटल, लाइबिलिटी। और आपने जब बैलेंस शीट बनाई तो आपकी इक्वल भी आई होगी। तो बैलेंस शीट क्या शो करती है? बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। फाइनेंशियल पोजीशन शो करती है। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति स्ट्रोंग है या वीक है। स्ट्रोंग कब होगी? जब मालिक का पैसा, कैपिटल ज्यादा होगी, लाइबिलिटी कम होगी, तो हम कहेंगे कि जो फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की बेटर है। और अगर कंपनी पे लाइबिलिटी ज्यादा है, बाहरी पैसा ज्यादा है जो कंपनी को पे करना है, इसका मतलब लोन ज्यादा है कंपनी के ऊपर, तो फाइनेंशियल पोजीशन वीक होगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट से क्या पता चलता है हमें? फाइनेंशियल पोजीशन। तो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस वी प्रिपेयर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तीनों का ही एक नाम ले सकते हैं, वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। तो ये थे हमारे डबल एंट्री सिस्टम के। देयर आर 3 स्टेजेस: ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज, क्लासिफिकेशन स्टेज, एंड थर्ड वन इज समरी स्टेज। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा डबल एंट्री सिस्टम का। क्वेश्चन में एक तो मैंने आपको पीडीएफ में एक इलस्ट्रेशन दिया था, होप आप सभी ने किया होगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा रिवीजन हो जाता। 3 ही अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। तीनों अकाउंट कौन कौन से बोलना है? एक बार बोल रहे हो सभी? कौन सा? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट, सेकंड कौन सा? रियल अकाउंट, थर्ड कौन सा? नॉमिनल अकाउंट। एक बार थोड़ा सा ये रिवाइज कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करना है। अभी मैं आपको कोई ट्रांजैक्शन बोलूंगी, कोई आइटम बोलूंगी, तो आपको बताना है कि वो पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है।
ठीक है, बस तीनों में ही तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है, इतना ही। तो क्वेश्चन लेते हैं एक बार। सबसे पहले है भाई कमीशन पेड, बताइए जल्दी से, डिसाइड किया? लिखते हैं आप कमीशन पेड। कमीशन पेड तो हमारी इनकम है या एक्सपेंसेस है? पे किया है, एक्सपेंसेस है। इनकम और एक्सपेंसेस बताइए किस में आते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस तो हमारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहाँ आएगा हमारा? कमीशन पेड नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद आपका है सेकंड है कमीशन रिसीव्ड। अब कमीशन रिसीव्ड क्या हुआ, जल्दी बोलो। कमीशन रिसीव्ड क्या? नॉमिनल। यस, इनकम है, रिसीव हुआ है तो क्या है? इनकम है। तो भाई सेकंड पॉइंट भी जाता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। थर्ड पॉइंट है, डिसाइड करेंगे सभी बच्चे। थर्ड पॉइंट कमीशन अक्रूड। अक्रूड वर्ड आ गया है। मैंने 4 वर्ड आपको बताए थे, कौन कौन से? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये चारों वर्ड किसी के एक्सपेंसेस इनकम के साथ लग जाए तो वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाता है। तो क्या ये हमारा पर्सनल अकाउंट है? यस, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड अभी बताया, जल्दी बोलो। प्रीपेड सैलरी, सैलरी के आगे प्रीपेड वर्ड लग गया है, क्या पर्सनल अकाउंट है? बिल्कुल पर्सनल अकाउंट है ये भी हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट। लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, प्रॉपर्टी है, एसेट है। बताइए एसेट कहाँ आती है? क्या एसेट रियल अकाउंट में आएंगी? यस, एसेट रियल अकाउंट में आएंगी। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड। अगर संस्था किसी को डिस्काउंट अलाउड करती है तो संस्था के लिए ये एक्सपेंसेस होगा। मिलना था हमें 100 रुपये, 10 रुपये हमने इसको डिस्काउंट दे दिए तो अब हमें तो 90 रुपये ही मिलेंगे ना। तो 10 रुपये तो हमारा एक्सपेंसेस हुआ। तो बताइए एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? क्या नॉमिनल में आएंगे? यस, नॉमिनल में आएंगे। डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल में आएगा। नेक्स्ट है आपका कैरीज इनवर्ड। कैरीज किराया होता है, कैरीज किराया। इनवर्ड का मतलब जब भी हम परचेज करते हैं, स्टॉक को अपनी संस्था में लाते हैं। इनवर्ड मीन्स संस्था में लाना, तो परचेज करेंगे तभी इनवर्ड होगा ना। तो कैरीज इनवर्ड है, परचेज के ऊपर जो कैरीज दिया जाता है। भाई किराया दिया है, एक्सपेंसेस है, बताइए कहाँ आएगा? एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल में आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका पॉइंट है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये बताइए कहाँ आएगा? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या ये किसी इंस्टीट्यूशन का नाम है? क्या ये किसी कॉरपोरेशन का नाम है? LIC, बिल्कुल कॉरपोरेशन है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर के अंदर आता है। तो क्या ये हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है? यस, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सभी स्कूल, सभी इंस्टीट्यूशन, कंपनी, ठीक है, ये सारे हमारे कहाँ आएंगे? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट तो भी पर्सनल अकाउंट है। पॉइंट था हमारा 8। 9th पॉइंट पे जाते हैं। 9th पॉइंट पे है आपका ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट मैंने आपको बताया ओनर के 2 अकाउंट होते हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल का जब मालिक पैसा लगाए तो कैपिटल, और जब मालिक पैसा अपने घर के लिए निकाले, पर्सनल पर्पज के लिए निकाले, तो ड्रॉइंग्स। तो ये तो ओनर के अकाउंट हुए। क्या ओनर पर्सन है? यस, पर्सन है। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट पर्सनल अकाउंट हुआ? यस, पर्सनल अकाउंट हुआ। उसके बाद है बेटा आपका 10th पॉइंट है रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। फिर से रिसीव्ड इन एडवांस, वही पॉइंट आ गया जो अभी 4 बताए थे। जल्दी बोलो कौन सा अकाउंट है रिसीव्ड इन एडवांस? क्या पर्सनल अकाउंट है? बिल्कुल। कौन से वाला पर्सनल अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है आपका डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं? डेटर्स वो पर्सन होते हैं, वो फर्म होती हैं जिनको संस्था ने क्रेडिट सेल किया है, उधार में सेल किया है, भविष्य में इनसे हमें पैसा मिलेगा। तो क्या ये पर्सन है? बिल्कुल, अभी तो बोला कि वो पर्सन, वो फर्म, दोनों ही तो पर्सनल अकाउंट है। बिल्कुल पर्सनल अकाउंट है। उसके बाद है बेटा आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट देखिए बेटा, ध्यान रखना है आपको, सेल्स अकाउंट इनकम माना जाता है,
परचेज अकाउंट एक्सपेंसेस माना जाता है। ये दोनों वर्ड याद रखने हैं, कई बार पजल हो जाते हैं बच्चे। सेल इनकम और परचेजेस एक्सपेंसेस। अब अगर इनकम और एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल में आएंगे, यस नॉमिनल में आएंगे। ये 12th पॉइंट था आपका। उसके बाद है रेंट पेड इन एडवांस। फिर से पेड इन एडवांस आ गया, रेंट पेड इन एडवांस। कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल अकाउंट हुआ। ये भी हमारा ये पॉइंट था आपका 13, 14 एंड लास्ट पॉइंट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि ये जो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है होता क्या है। बैंक में अगर पैसा है तो बैंक बैलेंस। अगर हमारे अकाउंट में कुछ अमाउंट है, मान लो 10,000 है, ये तो हमारा बैंक बैलेंस हो गया। हमसे पूछा जाए कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, कि हमने तो जमा करा रखे हैं 10,000, तो हमारा बैंक बैलेंस तो 10,000 है। कई बार जो हमारा बैंक होता है वो अपने रेगुलर कस्टमर को ये सुविधा देता है, फैसिलिटी देता है कि अगर आपके अकाउंट में 10,000 है और अगर आपको 12,000 रुपये की ज़रूरत है तो आप अपने अकाउंट से 12,000 ले लीजिए। इसका मतलब 2,000 रुपये हमने जितने हमारे पैसे थे उससे ज़्यादा बैंक से ले लिए, एक तरह से उधार बैंक ने हमें दे दिया है। तो ये 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है। जितनी हमारी जमा पूंजी उससे ज़्यादा निकालना वो हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो यहाँ पे 2,000 बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब ये बताइए आप, मैंने बैंक क्या कोई इंस्टीट्यूशन है? यस। आर्टिफिशियल पर्सन है? यस। तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा? पर्सनल में जाएगा। लास्ट पॉइंट था ये हमारा 14। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा, सभी पॉइंट्स किए, उनकी एक्सप्लेनेशन भी की। होप आप सभी को अच्छी तरह समझ आया होगा। ये क्वेश्चन पीछे बुक में दे रखा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक ही दे रखा है, ये आपको अपनी कॉपी पे अच्छी तरह से करना है। एक इलस्ट्रेशन दे रखा है तो वो भी आपको अपने आप करना बिना आंसर देखे। ठीक है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई, देखो आइडेंटिफाई अगर कर पाओगे बेटा तभी हम इन पे रूल लगा पाएंगे। अगर हमने आइडेंटिफाई ही गलत कर दिया तो फिर रूल भी गलत लगाओगे, फिर तो गलत हो जाएगा ना। तो अभी आपको यही सीखना है कि पर्सनल कौन से हैं, रियल कौन से हैं, नॉमिनल कौन से हैं। जो डबल एंट्री सिस्टम पे आपको वीडियो प्रोवाइड की है उसे ध्यान से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वो समझ आ गई तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है बेटा, और सभी बच्चे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद यूट्यूब पे बस वही बच्चे वीडियो देख पाएंगे जो सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद मैं लॉक लगा दूंगी उस पर, अदर पर्सन कोई नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर देना। वैसे पब्लिक सब्सक्राइबर मैंने पहले से ही लॉक लगा रखे हैं, जिनके पास लिंक भेज रहे हैं वही सब्सक्राइब करेंगे बस।